नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है, लेकिन कई सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। विपक्ष के नेता का पद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यूपीएससी में 2021 ईस्वी में आई थिंक कल ही मैंने यूपीएससी पीवाईक्यू में करवाया है। यूपीएससी पीवाईक्यू का अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे, कृपया करके उसको देखा कीजिए। क्वेश्चन के नेचर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको। उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश किया कि जिसमें मैंने करवाया था। तो नेता विपक्ष के पद से सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, उसको ज़रा समझेंगे हम लोग। 10 सालों के बाद भारत में नेता विपक्ष का पद बनेगा इस बार। क्या वो लीगल है, क्या वो कानून के द्वारा समर्थित है, क्या एक्ट पारित किया गया है उसके लिए, और किया गया है तो कब पारित किया गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके साथ में नाता प्रथा को देखेंगे जो गुज्जरों में फेमस है राजस्थान में, जिसमें महिलाओं को बेच दिया जाता है घर वालों के द्वारा, या तो महिलाएं जो हैं वो अपने खुद के फैसले से विवाहित महिलाएं किसी दूसरे पुरुष को जाकर साथ में रह सकती हैं। और ये प्रथा जो है गुज्जरों में राजस्थान में प्रचलित है। तो इस प्रथा को भी देखेंगे। एनएचआरसी ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। उसके अलावा COP 29 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, COP 29 का आयोजन चर्चा में आ गया है। COP 29 का आयोजन किया जाएगा इस वर्ष, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिसको कवर करेंगे। इसी महीने में 25 तारीख के आसपास बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। 25 तारीख को बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद की जा रही है। उससे पहले भी आ सकता है, उसके बाद भी थोड़े दिन में आ सकता है, लेकिन ये तो तय है कि जून में आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन और जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके पश्चात से आपका सितंबर में एग्ज़ाम लगभग में तय हो गया है। एक चीज़ और है, कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि क्या टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी है, क्या कोई भ्रम फैला रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं अपना टेस्ट बेचने के लिए कतई नहीं कह रहा हूँ, आप मेरा टेस्ट मत लीजिए। ये गाइडेंस के तौर पर कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ लगाना नितांत ज़रूरी हो गया है। जो बीपीएससी का नया पैटर्न है उसके हिसाब से, जो यूपीएससी का पीटी देते हैं उनको पता है कि टेस्ट सीरीज़ की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बीपीएससी अगर आप देने जा रहे तो ज़रूर लगाइए एक टेस्ट। कई सारे बच्चे इसलिए नहीं लगाते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। ये तो शुतुरमुर्ग जैसा हो गया कि अपना मुंडी जो है वो मिट्टी में गाड़ दो तो संकट टल गया है। इस तरह से नहीं होता है। मार्क्स के लिए नहीं डिमोटिवेट होना चाहिए। टेस्ट सीरीज इसलिए लगाइए कि नए सवालों को आपको हैंडल करना आए। नो मैटर आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं या कितने भी आप ब्रिलियंट नहीं हैं, तो भी टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा। किसी का भी लगा लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, पेपर खरीद कर, PDF के माध्यम से, किसी का भी, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। 20 से 25 टेस्ट नितांत ज़रूरी होता है लगाना, ताकि आप क्वेश्चन के प्रकृति को समझ सकें, एलिमिनेशन सीख सकें, क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है वो सीख सकें। केवल PYQ लगाकर मत जाइएगा एग्जामिनेशन में, बहुत बड़ी भूल करेंगे आप। PYQ लगाने से आपको निसंदेह बहुत फ़ायदा होता है, मैं भी करवा रहा हूँ और लगाना भी चाहिए। लेकिन एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर लगाना चाहिए। किसी का भी ले सकते हैं आप, मुझसे लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अपने चैनल पर भी चल रहा है। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ऐड कर दूंगा। या कहीं और लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर लगाइएगा। देखिए क्या है यहाँ पर, न्यू गवर्नमेंट शुड रिव्यू अग्निपथ स्कीम। JDU ने और TDP ने अपने अपने जो शर्तें हैं वो रखने शुरू कर दी है। जैसे JDU ने मांग की है स्पीकर पद की, उसके अलावा 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग की है कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर होने चाहिए। उसके अलावा मांग की है कि भाई अग्निपथ स्कीम को रिव्यू किया जाए, इसको हटाया जाए। और क्या मांग की है, तो और मांग की है कि भाई जातिगत आधार पर जनगणना किया जाए भारत में, और आरक्षण जैसे मुद्दों को रिव्यू किया जाए। तो जब आपकी संबंधित पार्टियाँ आएंगी और किंग मेकर्स आएंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके अलावा TDP ने मांग की है कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, और भी कुछ चीज़ों की मांग की गई है। तो ये सब बातें तो शुरू हो गई। कोalition गवर्नमेंट में इसी प्रकार की चीज़ें होती है। सौदेबाजी का संघ, कल मैंने एक शब्द बताया था परसों जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आया था, अब वो चीज़ शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो अपने अपने हिस्सों के हिसाब से सरकार को चलाने में मदद करेंगी, अवरोध उत्पन्न करेंगी, और संघवाद की कहीं न कहीं भावना जो मजबूत होती है, निरंकुश लोकतांत्रिक निरंकुशवाद जो है, लोकतांत्रिक निरंकुशवाद जो होता है, लोकतंत्र में निरंकुश सरकार, उस पर कहीं न कहीं रोक लगती है। लेकिन इसके बेनिफिट के साथ साथ नुकसान भी होंगे। बड़े फैसले लेने में सरकार को दिक्कतें आ सकती हैं, सरकार को टैकल करना पड़ सकता है अपने संबंधित पार्टियों को, सरकार गिरने की आशंका बनी रह सकती है। ये कुछ बड़े चीज़ें इसमें
मेरिट भी है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ साथ आपका पॉलिटी से भी संबंधित है, संघवाद से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और तो स्कीम वगैरह तो आपको पता ही होगा जिन जिन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी है उन्होंने भी मांग किया है मंत्री पद वगैरह की। जो हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उन्होंने भी मांग की है। सभी लोग अपना अपना मांग रख रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेता विपक्ष के पद को समझते हैं। क्योंकि नेता विपक्ष का पद जो है ये चर्चा में है, क्योंकि इस बार नेता विपक्ष के पद से यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। और इसमें चर्चा में अभी वर्तमान में इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2014 के पश्चात से पहली बार ऐसा होगा कि नेता विपक्ष का पद का सृजन होगा। 2014 से पहले सुषमा स्वराज जी जो थी वो नेता विपक्ष की भूमिका लोकसभा में निभाती थीं। और नेता विपक्ष जो होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री के स्तर का ही अलाउंस, घर, गाड़ी और सुविधाएँ मिलती हैं। उनको नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर का उनको सुविधाएं मिलती है। ये ध्यान में रखिएगा। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, तो उस समय इन चीज़ों को स्थापित किया गया था कि भाई इनको क्या तो अलाउंस मिलना चाहिए, सारे के सारे सुख सुविधाएं हैं वो कैबिनेट मंत्री का स्तर का मिलना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं आप, कैबिनेट मंत्री के स्तर का उनको दर्जा मिलता है। 2014 से पहले सुषमा स्वराज जी थी और राज्यसभा में अरुण जेटली जी थी। पता ही आपको, दोनों के दोनों बहुत बड़े प्रवक्ता। अरुण जेटली जी भी बोलते हैं तो सब लोग सुनना चाहते थे उस समय, अब तो है नहीं। सुषमा स्वराज जी जब बोलती थी तो सब लोग सुनना चाहते थे। तो लेकिन 2014 के पश्चात से भारत सरकार ने, अब वर्तमान की जो मोदी सरकार है, इन्होंने 10% चूँकि नहीं मिला था विपक्ष को, 55 सीटें चाहिए थी या 10%, तो इनको नहीं मिला था, इसलिए इनको नेता विपक्ष का पद नहीं दिया गया था। नेता विपक्ष का काम क्या होता है? सीबीआई की नियुक्ति करनी हो या लोकपाल की नियुक्ति हो, सीवीसी की चीफ विजिलेंस कमीशन की नियुक्ति करनी हो, इन सभी चीज़ों के, इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष का अपने पद पर होना नितांत जरूरी होता है। क्योंकि नेता विपक्ष कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री, या नेता विपक्ष सीजेआई या प्रधानमंत्री, इन तीन लोगों का बोर्ड होता है जो कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो अगर नेता विपक्ष नहीं है तो फिर क्या होता है? विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को बुलाया जाता है और इस आधार पर वोटिंग की जाती है। तो पिछले कुछ वर्षों में जो बड़ी बड़े संस्थाएं हैं, सीबीआई हो, लोकपाल हो या सीवीसी हो, इनमें जो नियुक्तियां हुई हैं वो नियुक्तियां पारदर्शी नहीं रही हैं। इसके कारण से नेता विपक्ष का पद जो है ये शानदार तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करता है और लोकतांत्रिक ढांचे में बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में इसको कहा जाता है शैडो प्रधानमंत्री के पद दिया जाता है। इसको शैडो प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर सरकार गिर जाती है तो नेक्स्ट सरकार को संभालने का भी जिम्मा शैडो प्रधानमंत्री, शैडो कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है ब्रिटेन में विपक्ष को, कि भाई अगर सरकार गिरती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आप ही की होगी कि देश को संभालेंगे, सरकार को संभालेंगे। नेता विपक्ष को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, लेकिन भारत में भी इनको इम्पोर्टेंट माना जाता था। 2014 के पश्चात से इनको नकार दिया गया था हमारे लोकतांत्रिक ढांचे से। इस बार इनको स्थापित किया गया है। तो संसद से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग क्लियर करते हैं, जिससे जुड़े हुए अगर सवाल पूछे जाते तो उसको आसानी से आप कर लेंगे। देखिए क्या है, 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग्स चल रहा है, जिसमें एनसीईआरटी का भी आंसर राइटिंग चल रहा है। उसके पश्चात जीएस1 जीएस2 निबंध लेखन का हम लोग करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। प्रत्येक दिन का आंसर, डेली रूटीन वाला आंसर राइटिंग होता है। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़िएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं ऑलरेडी, आप भी जुड़िए। और अगर 71 बीपीएससी देना चाहते हैं तो अभी से रेगुलर रहेंगे तो अगले साल के मई महीने तक तो आपका काफ़ी बड़ा हिस्सा तैयार करवा दूंगा मैं। यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर आप जुड़ सकते हैं अगर जुड़ना चाहेंगे तो। बीपीएससी 70 को लेकर अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो भी उसके लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए, आपको मैं ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं आप। 70 बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज चल रहा है और 8 तारीख को कल तीसरा टेस्ट होगा पॉलिटी का। उसके पश्चात से एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट होगा चौथा। तो ज़रूर जुड़िएगा, काफ़ी अच्छे टेस्ट के क्वेश्चंस रहते हैं और सबसे बड़ा रहता है आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें आपको काफ़ी हद तक सीखने को मिलता है। तो कृपया करके जुड़ें, अगर आप जुड़ेंगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूज़पेपर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग भी 70 बीपीएससी देने जा रहे हैं सितंबर में, या जिनका 16 जून को अभी एग्ज़ाम है यूपीएससी का पेपर है 16 जून को, पता ही होगा आपको। तो कम समय है, अब तो 10 दिन है भाई, 10 दिन भी नहीं, 1 सप्ताह बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम का 16 जून के लिए। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो संसद टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक लक्ष्मीकांत में यही है। कल भी मैंने बताया था यूपीएससी पीवाईक्यू में 80 पेज का करीब में टॉपिक है, ये बहुत ही विशाल टॉपिक है।
इसको 2-3 बार अच्छे से कवर कर लीजिए। घटना चक्र में और यूपीएससी पीवाईक्यू में जो संसद से जुड़े हुए सवाल हैं उसको अच्छे से कवर कर लीजिए डिटेल में, और तभी एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। इलेक्शन हुआ है तो गारंटेड है कि सवाल पूछा जाएगा पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में। अच्छे से इसको कवर करके जाइएगा। देखिए संसद क्या है, संसद में सदन के नेता कौन होते हैं संसद में, तो प्रधानमंत्री महोदय जो होते हैं वो सदन के नेता होते हैं, सदन के नेता होते हैं। नो मैटर के प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी बिलोंग करते हैं। अगर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और वो फिर प्रधानमंत्री बने थे, तो भी वो सदन के नेता होते हैं। लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता तात्पर्य प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित कोई अन्य मंत्री या लोकसभा के सदस्य से है। प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को नामित भी कर सकते हैं सदन के नेता के तौर पर। राज्यसभा में सदन का नेता होता है एक मंत्री और राज्यसभा का सदस्य होता है। इस तरह के कार्य करने के प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें नामित किया जाता है। वह कार्य संचालन पर सीधा प्रभाव डालता या डालती है, और सदन के नेता का पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि सदन के नियमों में होता है। जो मावलंकर जीवी मावलंकर का नाम आपने सुना होगा, ये कौन थे, तो ये पहले भारत के संसद के स्पीकर महोदय थे। इन्होंने नियम कानून से संसद को चलाने के नियम कानून से जुड़े हुए काफ़ी लंबा और विस्तृत प्रावधान तैयार करवाया, और संसद के चलने के दौरान इतने 75 वर्षों जो चला है अपना संसद, उस दौरान भी कई सारे नियम कानून परंपरा डेवलप हो गए हैं जो सब के सब संसद के नियम कानून का हिस्सा माने जाते हैं। उसके आधार पर सदन का नेता शब्द का कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद का जो नियम है, सदन का जो नियम है, उसके आधार पर इसको तय किया गया है। ये ध्यान में रहेगा आपको। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, ये एक पद होता है, ये एक पदवी है, लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी है। ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे सदन के कुल सीटों कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। 10वां हिस्सा या 55 सीट करीब में इसमें माना जाता है कि आपके पास में होना चाहिए। 543 के सीट है भारत के संसद में, 543 वाली, तो 554 माना जाता है। 54 हुआ 10%। 54 सीट से ज़्यादा अगर आपके पास में है तो आप सदन के विपक्ष के नेता का पद आपको मिल सकता है, और विपक्षी पार्टियां ये तय करती हैं कि भाई किनको मिलना चाहिए। और सदन का नेता जो होता है विपक्ष का, उसके सवालों का जवाब सरकार देती है। वो जनता में जाता है, जनता से सवालों को ग्रहित करता है, ढूंढता है जनता के मुद्दे को, और उसको सदन में उठाने का जरूरी काम किया जाता है। वह सरकार की नीतियों की रचनात्मक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो हमेशा, सदन का जो विपक्ष का नेता होता है वो एक वैकल्पिक सरकार को लेकर हमेशा तैयार रहता है। अगर भारत सरकार गिर जाती है किसी भी कारण से, तो विपक्ष की सरकार जो है वो देश को संभालेगी, वो आगे आएगी, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और सरकार को संभालेगी, देश को संभालेगी। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद इसको माना जाता है। दोनों सदनों विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि संसदीय संविधि में है, और बाद में एक्ट बनाकर इसको लीगल भी कर दिया गया, वैधानिक मान्यता दे दी गई। मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे उस समय, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उस दौरान इस चीज़ को आगे किया गया। अगला देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, छोटा सा ही है, इसी टर्मिनोलॉजी है, वो है सचेतक का, व्हिप जिसको कहा जाता है। व्हिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एक पद होता है। जो पार्टियां होती हैं ना, कोई भी पार्टी, जैसे मान लीजिए आरजेडी है, या आपकी पसंदीदा पार्टी बीजेपी ले सकते हैं, या फिर आप कोई और कांग्रेस ले लीजिए या सीपीआई ले लीजिए, है ना। ये सभी पार्टियां हैं संसद में। ये सभी पार्टी अपना अपना व्हिप नियुक्त करेंगे, अपना अपना व्हिप या सचेतक, जिसको क्या कहा जाता है, सचेतक। अपना अपना व्हिप, एक व्यक्ति होगा जो आरजेडी की तरफ से व्हिप का काम करेगा। व्हिप का काम क्या होता है? अपने संसद के सदस्यों में अनुशासन को कायम करना। अनुशासन किस मामले में? किसी भी मुद्दे पर वोट करने के मामले में, किसी मुद्दे पर विरोध करने के मामले में, किसी मुद्दे पर सपोर्ट करने के मामले में, किसी मुद्दे पर सदन में उपस्थित होने के मामले में। अगर आरजेडी का व्हिप जारी हुआ है कि सभी के सभी सांसद हाजिर हों संसद में, अगर कोई सांसद हाजिर नहीं होता है तो उसका व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, उसकी सदस्यता जा सकती है। इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये व्हिप, इतना इंपॉर्टेंट पद होता है। एक लाइन का व्हिप जारी होता है कि भाई आज सभी को संसद में उपस्थित रहना है, तो सभी के सभी उपस्थित होंगे। और आपने देखा होगा न्यूज़ में
कि व्हिप जारी कर दिया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है, इसका तात्पर्य यही होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष का, संसद में अपना स्वयं का व्हिप अथवा सचेतक होता है। स्वयं का होगा, अगर 5 मेंबर भी हैं तो वो भी एक व्हिप रखता है कि भाई पांचों के पांचों अनुशासन में रहें। उसे राजनीतिक दल द्वारा एक सहायक पटल नेता के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिस पर बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में या उसके खिलाफ उसका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी होती है। और अगर आपने व्हिप का उल्लंघन किया तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपकी सदस्यता जा सकती है। वो संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उनकी निगरानी करता है। सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे व्हिप अथवा सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। व्हिप के पद का उल्लेख न तो भारतीय संविधान में है और न ही ऊपर वर्णित अन्य 2 संविधियों में है, किसी एक्ट में भी नहीं है, न तो भारत के संविधान में है। यह संसदीय सरकार की परिपाटियों पर आधारित है, ये एक परंपरागत रूप से आधारित है, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर हो गया। अब संसद के सत्र के बारे में ज़रा समझते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक आपको बता दूंगा तो यहाँ से अगर सवाल पूछे जाते हो तो आप आसानी से कर लेंगे। जैसे सत्र में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे जुड़ा हुआ यूपीएससी ने शानदार सवाल पूछा कि हमारे संविधान में ये चर्चा किया गया, हमारे संविधान में लिखित है कि 1 वर्ष में कम से कम 3 जो सत्र हैं वो आयोजित होने चाहिए। ऐसा कहीं नहीं है। संविधान में वर्णित है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि संविधान इनडायरेक्टली कह रहा है कि 1 वर्ष में 2 सत्र तो कम से कम होंगे। अपने देश में कितने होते हैं? एक होता है मानसून सत्र, एक होता है बजट सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। अभी मानसून सत्र शुरू होगा, बजट सत्र आपको फरवरी में मिलता है और शीतकालीन आपको दिसंबर में सत्र मिलता है। 2 सत्र के बीच में सबसे कम गैप कब है? तो वो आप बता सकते हैं कि दिसंबर और फरवरी वाले मात्र 1 महीने का ही गैप होता है। ठीक है। इसमें संसद के सभी सदस्यों को आमंत्रण पत्र भेजना, बैठक हेतु समवेत होने हेतु आमंत्रण भेजा जाता है। संसद को आहूत करना संविधान का अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति कौन कौन? राष्ट्रपति कौन? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति खुद संसद का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं। संसद का 3 हिस्सा है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है भारत के प्रेसिडेंट। ये तीनों प्रोसेस से जब कोई एक्ट गुजरता है तभी जाके वो अधिनियम बनता है। इसीलिए राष्ट्रपति महोदय जो हो क्या जारी करते हैं तो भाई सभी लोग आइए। हालांकि 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक का नहीं हो सकता है। यही लिखा हुआ है संविधान में कि 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। संविधान में नंबर नहीं लिखा हुआ है कि भाई कितने सत्र होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। सत्र सेशन भारत का कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद की 1 वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। बजट सत्र सबसे लंबा सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक चलता रहता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि संसद के तीनों सत्रों में सबसे लंबा कौन सा सत्र चलता है, तो वो चलता है आपका कौन सा? तो बजट सत्र चलता है। मानसून सत्र, दूसरा सत्र प्रायः जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। छोटा सा सत्र होता है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे धारा 377 जैसी चीज़ों को रद्द करने वाली जो चीज़ें हैं वो इसी में लाई गई थी, धारा 370 वाला, है ना। शीतकालीन सत्र, तीसरा सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तीसरा कब से कब चलता है? तो नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए हो सकता है। जब बैठक अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय तिथि के बिना समाप्त हो जाती है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। आपने सुना होगा कि सत्र को 3 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा विरोध के कारण, हो हल्ला के कारण 1 घंटे के लिए सत्र का, संसद का स्थगन कर दिया गया है। इस प्रकार से न्यूज़ आपने सुना होगा। स्थगन व अनिश्चित काल के स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति के पास में होती है। अगर अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं तो वो इस पर फैसला लेते हैं, इसको ध्यान रखना है। सत्रावसान, स्थगन के विपरीत सत्रावसान बैठक के साथ साथ सदन के सत्र को भी समाप्त कर देता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया। जैसे सत्रावसान, जैसे मानसून सत्र के समाप्ति की घोषणा भारत के राष्ट्रपति महोदय ने कर दिया है, आपने न्यूज़ सुना होगा। तो वो क्या होता है कि भाई ये मानसून सत्र जो है वो खत्म हो गया, सत्र का अवसान हो गया है, सत्र खत्म हो गया है। ओके। सत्रावसान लोकसभा के विघटन से अलग होता है। गणपूर्ति क्या होता है? कोरम। इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? कोरम। कि भाई कितने लोग रहेंगे तो लोकसभा चलेगा। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी बैठा हुआ तो लोकसभा चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोरम बनाया गया है, कोरम तय है और कोरम को ध्यान में रखना है, आपको पूछा जाता है। गणपूर्ति इस तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदनों की न्यूनतम संख्या है सदस्यों की। संविधान ने निर्धारित किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के
लिए गणपूर्ति प्रत्येक सदन की कुल सदस्यों के 10% होगी। जैसे 275 लोग हैं राज्यसभा में, तो कम से कम 27 से 28 लोग होने चाहिए वही चलाने के लिए। लोकसभा में 543 हैं, तो कम से कम 54 लोग जो हैं वो होने चाहिए, तभी जाके लोकसभा का सत्र चलेगा, नहीं तो लोकसभा का सत्र जो है वो नहीं चल पाएगा। तो 10% का नियम ध्यान में रखना है। संसद का संयुक्त सत्र जो है अगला है भारत के संविधान अनुच्छेद 108 के तहत में, भारत का संविधान अनुच्छेद 108 के तहत में 108 के तहत में पूछा गया, इसीलिए घेरा है मैंने, दोनों सदन के बीच, दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के, मान लीजिए दोनों सदन के बीच में लोकसभा ने कोई बिल पारित किया, राज्यसभा ने उसको रोक दिया, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा ने रोक दिया, तो दोनों को हमने साथ में बुला लिया कि मिल बैठकर फैसला कर लो जिससे जल्दी से हो जाए। लेकिन इसमें भी अपवाद है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों का संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल जरा सुन लीजिए। मान लीजिए संयुक्त बैठक बुलाने का जो घोषणा है वो किया गया था कब, तो किया गया था जनवरी में, लेकिन वो बैठक हो नहीं पाया। और वो बैठक हो रहा है कब, तो चुनाव के पश्चात। मान लीजिए अभी चुनाव के पश्चात वो सत्र हो रहा है जिसको बुलावा करके दिया गया था तो जनवरी में। तो चुनाव के पश्चात भी जब बुलाया जाएगा तो उसमें वो सभी सदस्य शामिल होंगे जो चुनाव से पहले उसमें शामिल थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि उसका ऑर्डर कब आया था, तो चुनाव से पहले आया था। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। तो ये संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष इसमें नहीं है उपस्थित तो उपाध्यक्ष महोदय करेंगे। दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति महोदय के द्वारा किया जाता है। लंज पुंज सत्र किसको कहा जाता है, लुंज पुंज सत्र, लैम डक सेशन इसको कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद, मौजूदा लोकसभा का अंतिम सत्र से है, नई लोकसभा का निर्वाचन हो गया है, तो जो मौजूदा लोकसभा है उसका जो अंतिम सत्र होता है उसी को लुंज पुंज सत्र कहते हैं। मौजूदा लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके उन्हें लुंज पुंज कहा जाता है। जो लोग हार गए उनको लैम डक कहा जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा सभी को। संसद से जुड़ा हुआ डिटेल मैंने समझा दिया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपके बनते हैं। बाकी पार्लियामेंट को अच्छे से कवर करना है। चैप्टर 22 लक्ष्मीकांत, उसको डिटेल में कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला न्यूज़ है आपका एलन मस्क की कंपनी है। कौन सी कंपनी, तो उनका कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्पेस एक्स स्टारशिप। स्टारशिप इसका नाम है और बहुत ही बड़ा सा है, ये बहुत ही विशाल है, काफ़ी वजनी है। लेकिन इसको रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RSLV कहा जा सकता है एक तरह से। क्यों कहा जा सकता है, क्योंकि इसको उन्होंने लॉन्च किया और ये सक्सेसफुली फिर से रिटर्न आकर पृथ्वी पर सरवाइव कर गया। इससे पहले इसको फिर से वापस लाने का जो प्रावधान था, जो प्रैक्टिस किया जा रहा था, वो फेल हो जा रहा था बार बार, तो उस टेस्ट में सफल नहीं हो रहा था। पहली बार ये हुआ है। स्पेस एक्स का स्टारशिप है इसका नाम। क्या नाम है, स्टारशिप नाम है। स्टारशिप सर्वाइव्स, रिटर्न टू अर्थ, अचीव लैंडिंग टेस्ट। इसने लैंडिंग टेस्ट को पास कर लिया है। माना जा रहा है कि इंसानों का जो मून मिशन होगा या फिर मार्स मिशन होगा, कौन सा, तो मार्स मिशन जो होगा, इन सभी के लिए इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिसमें एलन मस्क बात करते हैं मार्स को कॉलोनाइजेशन करने की, कॉलोनी बनाने की वहाँ पर मार्स पर, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लोगों को ले जाने और ले आने के लिए वापस ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कौन सा, तो इसका नाम है स्टारशिप। काफ़ी बड़ा वजनी है और ये सक्सेसफुली वापस पृथ्वी पर आ गया और लैंडिंग का टेस्ट भी इसने पास कर लिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मानव स्पेस में अब यात्रा करेगा कुछ दिनों के पश्चात। अभी तक तो हम नहीं जा पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी के आउटर ऑर्बिट तक जाते हैं और उसको अंतरिक्ष यात्रा के नाम पर ठग लेते हैं हम लोगों को, लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा दरअसल में वो नहीं होती है। मानव ने मून पर कदम रखा था बहुत पहले, उसको भी खैर कई सारे लोग आशंकित हैं कि ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय रखा आपने और अभी तक नहीं जा पाए हैं आप। मानव मार्स पर जाना चाहता है तो उसके लिए हमें लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमारे पास वाहन होने चाहिए। वाहन बन रहे हैं, उसी का टेस्टिंग सफल हो गया है। इतना ही आसान भाषा में समझिएगा। किस कंपनी ने किया है, तो स्पेस एक्स नामक कंपनी ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है क्या, देखिए, फॉर 2 वीक्स COP19 होस्ट अजरबैजान सीक ए पॉज इन कन्फ्लिक्ट।
अज़रबैजान जो है ये COP 29 का आयोजन करेगा। COP को हम लोग आज डिटेल में समझेंगे, क्योंकि पीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है कौन सा, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेता लोग बैठकर खाना पीना खाते हैं, बातचीत करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं और सारे बहुत ही एडवांस है हवाई जहाज़ मरूर कराते हैं। उनसे क्या एमिशन नहीं होता है क्या? खैर चलिए कोई बात नहीं, COP की बात आज हम लोग करेंगे। अज़रबैजान को भी देखेंगे, अज़रबैजान चर्चा में। इसने क्या बोला है कि हमारे यहाँ पर COP का आयोजन हो रहा है, तो क्यों ना आप लोग कुछ दिनों के लिए वॉर कर दें, छोड़ दें 2 सप्ताह के लिए। किसको बोला है? तो रूस और यूक्रेन को बोला है। ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए तुम लोग मत लड़ो, फिर लड़ लेना। इसी तरीके की बात यहाँ पर हो रही है। इसको देखेंगे हम लोग कि भाई क्या है मुद्दा तो यही है कि रूस यूक्रेन वॉर रुकवाना चाहते हैं 2 सप्ताह के लिए, लेकिन अज़रबैजान तो खुद ही कन्फ्लिक्ट में उलझा पड़ा है। किसके साथ में? तो आर्मेनिया के साथ में। आर्मेनिया के साथ में नागोर्नो कराबाख को लेकर भीषण लड़ाई लड़ी है। इन दोनों देशों ने भीषण लड़ाई लड़ी है, जिसमें आर्मेनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। भारत आर्मेनिया को काफ़ी बड़े स्तर पर हथियार का सप्लाई कर रहा है। उसका भी विरोध किया था किसने? तो इसी अज़रबैजान ने किया था। अज़रबैजान में भारत की फिल्में बहुत पसंद की जाती है, भारत के गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत सा कल्चर वाला इस्लामिक कंट्री है ये, इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले हम लोग COP को समझेंगे। कोई COP से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। COP 28 कहाँ पर आयोजित हुआ था? COP 28 कहाँ पर हुआ था? मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछ रहा हूँ। COP 28 कहाँ पर हुआ था? COP 27 कहाँ पर हुआ था? COP 27 में मोदी जी ने क्या बोला था कि 2070 तक हम कार्बन एमिशन में 0 कार्बन एमिशन को हासिल कर लेंगे। 0 कार्बन एमिशन का क्या तात्पर्य होता है? 0 कार्बन एमिशन का तात्पर्य होता है कि जितने कार्बन का एमिशन उतना ही कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी करेंगे हम लोग। 0 का मतलब ये नहीं होता है कार्बन एमिशन होगा ही नहीं, होगा, लेकिन होगा उतना हम एब्जॉर्ब भी करेंगे, जिससे बैलेंस रहे, चेक एंड बैलेंस, भाई कि दोनों बैलेंस है, कहीं पर कोई बिगड़ेगा नहीं। COP 27 हुआ था ग्लासगो में, COP 28 हुआ था, भूल जाते हैं आप लोग, दुबई में। COP 29 अज़रबैजान में। अज़रबैजान के बारे में देखते हैं, COP के बारे में देखते हैं, फिर नेक्स्ट पर हम लोग चलेंगे। देखिए एक बॉडी है जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछेगा। 1992 में बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनका जन्म हुआ होगा। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC पर हस्ताक्षर किया गया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रियो या फिर पृथ्वी सम्मेलन, इसको कहा जाता है अर्थ समिट, इसको कहा जाता है अर्थ समिट कहा जाता है। 1991 में जब USSR का पतन हुआ था तो अमेरिका ने अपने करीब के देश ब्राज़ील में इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करवाया था। सक्सेसफुली ब्राज़ील में हुआ था और अपनी ताकत दिखाया था कि दुनिया एक ध्रुवीय है, दुनिया पर्यावरण के मुद्दे पर इकट्ठा हुई थी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझेंगे तो काफ़ी सारे टॉपिक आपको अलग नज़रिए से भी दिखेगा। इसको अर्थ समिट या रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ये स्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण में। भारत उन चुनिंदा देशों में से शामिल है जिसने जलवायु परिवर्तन, UNFCCC, जैविक विविधता पर सम्मेलन और भूमि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम, ये मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, UNCCD पर तीनों रियो सम्मेलन के COP की मेज़बानी की है। भारत ने तीनों की मेज़बानी भी कर ली है। भाई बायोडाइवर्सिटी को लेकर होता है, एक तो COP होता है, एक बायोडाइवर्सिटी को लेकर होता है, एक मरुस्थलीकरण को लेकर रोकने को लेकर होता है, और इन तीनों की मेज़बानी भारत ने भी की हुई है। 21 मार्च 1994 से UNFCCC लागू हुआ। लागू कब हुआ UNFCCC? तो 94 ईस्वी से लागू हुआ। 94 से 197 देशों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि पेरेंट ट्रीटी है। UNFCCC वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की मूल संधि भी है। UNFCCC का सचिवालय UN क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन भी करती है। UNFCCC नामक एक बॉडी है जिसको बनाया गया पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर सालाना बैठक के लिए, कि सालाना बैठक होगा और उस बैठक में बातचीत की जाएगी कि क्लाइमेट से जुड़े हुए मुद्दों को किस प्रकार से समाधान किया जा सके। अब कुछ प्रमुख COP हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है, कौन सा COP किससे संबंधित है, सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा और वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा COP किससे संबंधित है। कुछ चर्चित COP हैं, शहरों के नाम पर आधारित होते हैं, क्योंकि COP जैसे ग्लासगो COP कौन सा था? तो 27वां दुबई में हुआ था। कौन सा? तो COP 28। 29 कहाँ पर होगा? अज़रबैजान में। लोकेशन भी पता चल जाएगा।
वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता कंसंट्रेशन को एक स्तर पर स्थिर करना जिससे एक समय सीमा के भीतर खतरनाक नतीजों को रोका जा सके, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को, ताकि पारिस्थितिक तंत्र को, इकोसिस्टम को स्वाभाविक रूप से अनुकूलित कर एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इकोसिस्टम को हमें बैलेंस रखना है, ग्रीन हाउस गैसों के कंसंट्रेशन को कम करके रखना है, उनको बढ़ने से रोकना है, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस फॉर्मेट में आगे बढ़े, लोगों का नुकसान ना हो और एसडीजी को प्राप्त कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें। कॉप UNFCCC सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है कॉप, जिसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। देश के सर्वोच्च बॉडी सामान्य तौर पर कॉप में भाग लेती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य रूप से भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष कॉप की बैठक संपन्न होती है। कॉप की पहली बैठक 1995 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, पीटी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। यदि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती है तो कॉप का आयोजन बॉन जर्मनी में सचिवालय में किया जाएगा। और मान लीजिए जो अलग अलग लोग बैठे लेकिन किसी ने नहीं बोला कि अगले साल हमारे यहाँ पर भोज होगा, तो फिर कहाँ पर भोज होगा, तो फिर भोज होगा जर्मनी में, इसका जो सचिवालय बॉन वहीं पर होगा। लेकिन हर साल कोई ना कोई बोल देता है कि अगले साल हमारे यहाँ आ जाइएगा। कॉप अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय समूहों के मध्य निर्धारित किया जाता है, जिनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, मध्य पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप शामिल है। कॉप का अध्यक्ष आमतौर पर अपने देश का पर्यावरण मंत्री होता है, जिसे कॉप सत्र के उद्घाटन के तुरंत बाद चुना जाता है। किसी भी देश का पर्यावरण मंत्री होता है और उसके बाद उसको चुना जाता है। महत्वपूर्ण परिणामों के साथ कॉप 1995 कॉप 1 बर्लिन जर्मनी, पहला तो ध्यान में रखना ही है। 1997 कॉप 3 क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने की बात की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कानूनी रूप से विकसित देशों को उत्सर्जन की कमी को लक्ष्य हेतु बाध्य करता है। क्योटो प्रोटोकॉल की खासियत ये थी कि कॉप में बहुत कम कॉप ऐसे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बहुत कम ऐसे हैं जो बाध्यकारी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की खासियत ये थी कि ये बाध्यकारी था, लेकिन इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई। 1997 में ये लागू किया गया था। 2002 कॉप 8 नई दिल्ली भारत दिल्ली घोषणा। कॉप 8 कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 2002 भारत में आयोजित किया गया था। कॉप 8 भारत में आयोजित किया गया था 2002 ईस्वी में। सबसे गरीब देशों की विकास आवश्यकताओं और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि भाई जो गरीब देश हैं उनको अमीर देश टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, तकनीक दें, हमें तकनीक दें, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषित आपने किया है, झेल हम रहे हैं, है ना। कॉप 7 जिसको बाली इंडोनेशिया कहा जाता है, पार्टियों ने बाली रोड मैप और बाली कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसने वर्ष 2012 के बाद के परिणाम की ओर तीव्रता प्रदान की। इस योजना में 5 मुख्य श्रेणियां साझा दृष्टि समन, अनुकूलन, टेक्नोलॉजी और फंडिंग शामिल था। कॉप 13 बाली इंडोनेशिया इम्पोर्टेंट माना जाता है। कॉप 16 कानकून या कैनकन कहा जाता है, इसको हिंदी में तो कानकून ही बोलते हम लोग। कैनकन समझौता का परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की सहायता हेतु सरकारों द्वारा एक व्यापक पैकेज प्रस्तुत किया गया। हरित जलवायु कोष, प्रौद्योगिकी तंत्र और कैनकून अनुकूलन ढांचे की स्थापना की गई। कहाँ पर? तो 2010 ईस्वी में कॉप कानकून 10 कॉप 16 आयोजित किया गया था। कॉप 17 डरबन सरकार 2015 तक वर्ष 2020 से आगे की अवधि हेतु एक नया सार्वभौमिक यूनिवर्सल जलवायु परिवर्तन समझौता के लिए सब लोग बैठेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप 2015 का पेरिस समझौता हुआ था। 2015 के पेरिस समझौते का माहौल कब से बनाया जा रहा था? तो डरबन कॉप 17 से 2011 से बनाया जा रहा था। और पेरिस समझौता सबसे प्रमुख कॉप में से एक माना जाता है, जिसमें हमने बात की कि भाई हमें 2100 ईस्वी से पहले तक पृथ्वी को गर्म होने से रोकना है। जलवायु परिवर्तन को फ्रेमवर्क को डिसाइड किया गया। फंडिंग को लेकर बातचीत तय की गई कि भाई फंडिंग किया जाएगा, वित्त पोषण किया जाएगा विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को। इन सभी प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत हुई थी। तो पेरिस सम्मेलन 2015 में बात हुई थी। कॉप 21 उसका नाम है, पेरिस समझौता उसको कहा जाता है। और इसमें यह भी बातचीत हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री और उस समय के फ्रांस के प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी आगे बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। कॉप 21 पेरिस वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक समय से 2 डिग्री सी से नीचे रखना और अधिक सीमित 1.5 डिग्री सी तक करने का प्रयास करना। हमें पूर्व औद्योगिक स्तर का जो तापमान था उसको बढ़ने से रोकना, नहीं तो पृथ्वी गर्म हुई तो बहुत सारे शहर जो हैं वो समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। इसके लिए अमीर देशों को 2020 के बाद भी सालाना $100 अरब की फंडिंग प्रतिज्ञा बनाए रखने की आवश्यकता है। कॉप 21 को सबसे बड़ा माइलस्टोन माना जाता है।
कॉप 22 मराकेश 2016 में आयोजित हुआ है। पेरिस समझौते की नियम पुस्तिका लिखने की दिशा में आगे बढ़ना, जलवायु कार्रवाई हेतु मराकेश साझेदारी की शुरुआत कॉप 22 में 2016 ईस्वी में मराकेश संधि के तहत में किया गया था। उसके अलावा प्रमुख रूप से देखें तो कॉप 25 है आपका मैड्रिड स्पेन में, और कॉप 25 के अलावा कॉप 27 ग्लासगो कहाँ पर हुआ था तो ब्रिटेन में। कॉप 28 कहाँ पर, दुबई में। दुबई में हमने बोला कि जीवाश्म ईंधन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जीवाश्म ईंधन जो होता है इस पर हमें रोक लगाना पड़ेगा, इसमें कटौती करेंगे। ये कहाँ पर तय किया गया तो कॉप 28 दुबई में तय किया गया कि भाई जीवाश्म ईंधन से जुड़ी हुई चीज़ों पर हम लोग रोक लगाएंगे। यूएई में आयोजित हुआ और यूएई ने बोल दिया ये चीज़, सोचिए जरा, जो जीवाश्म ईंधन पर ही आधारित है। ठीक है, कॉप 27 का भी मैंने बताया आपको कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, 5 वचन दिए थे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ में शिफ्ट होंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करेंगे। कॉप 28 बता दिया, कॉप 27 बता दिया। कॉप 29 अजरबैजान में आयोजित होगा। अजरबैजान का जरा मैप देखते हैं कि भाई कहाँ है ये अजरबैजान। अजरबैजान ये रहा, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। बाकू एकमात्र राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। बाकू एकमात्र राजधानी है जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पर भारत की फिल्में और भारतीय कल्चर को काफ़ी पसंद किया जाता है, हिंदी की फिल्में वगैरह। इनकी सीमा किससे लगती है तो देखिए ज़रा, ईरान से इनकी सीमा लगती है। ये ये नक्चीवन का इलाका है, नक्चीवन का इलाका है। ये दुनिया का सबसे आइसोलेटेड इलाका में से एक माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा इलाका, ये भी अजरबैजान का ही है। नक्चीवन अजरबैजान का ही है। अब देखिए इसकी सीमा किस किस से लगती है। डायरेक्टली सीमा इसकी लगती है ईरान से, आर्मेनिया से लगती है, आर्मेनिया के साथ में युद्ध भी किया अभी तुरंत इन्होंने। जॉर्जिया से सीमा लगती है इनकी, और रूस से सीमा लगती है। किससे सीमा लगती है, ये रूस है, ये जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, और ये ईरान देश है जिससे इसकी सीमा साझा करती है। उसके अलावा कैस्पियन सी है जिससे इसकी सीमा लगती है। कैस्पियन सी के तट पर ही बाकू राजधानी इसकी स्थित है। ये तेल के लिए जाना जाता है, तेल उत्पादन में इसका प्रमुख नाम है। उसके अलावा इसका अपना डाइवर्सिफाई वाला कल्चर भी एग्जिस्ट करता है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और तुर्की के साथ में इसकी काफ़ी नज़दीकी मानी जाती है। हमारे साथ भी रिलेशन अच्छे रहे हैं बाकू के हमेशा से, लेकिन हमने चूँकि आर्मेनिया को हथियार बेचना शुरू किया है, चूँकि पाकिस्तान अजरबैजान को बेच रहा था, तुर्की अजरबैजान को बेच रहा था, तो हमने आर्मेनिया को काफ़ी बड़े स्तर पर पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी कई सारे हथियार, मिसाइल, बम बारूद बेचे हैं, जिसके पश्चात से हमारे रिलेशन अजरबैजान के साथ में थोड़े कमज़ोर हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही आपको पहली बार तो बड़ा ही अचंभित करेगा। एक प्रथा है जिसको कहा जाता है नाता प्रथा। इसमें होता क्या है कि कोई विवाहित महिला है, ध्यान से सुनिएगा और इधर उधर की चीज़ों पर मत जाइएगा, बिल्कुल ब्लैंक पेपर रहिए आप, जिस पर मैं जो बता रहा हूँ उसको बस सीखिए। नाता प्रथा है जो राजस्थान में प्रचलित है। इसमें कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष जो है वो अपने डिसीजन से, वो अपने मन से किसी भी विवाहित पुरुष के साथ में अपना जीवन को दूसरे विवाहित पुरुष के साथ अपने जीवन व्यतीत कर सकती है। उसको तलाक और इन सब चीज़ों का कोई झोड़ झंझट नहीं होता है, बस साझेदारी, बस समझदारी होती है, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है दोनों परिवारों के बीच में, और इसके बाद ये तय हो जाता है कि हाँ ये रह सकती है। कोई विवाहित पुरुष भी है तो वो किसी दूसरी विवाहित महिला को भी अपने घर में ला सकता है और रख सकता है, अगर उस महिला की सहमति होगी। तो क्या वर्ड यूज किया मैंने, सहमति शब्द यूज किया है मैंने। भारत में जो माना जाता है लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट, जो कई सारे जो लिबरल हैं वो सपोर्ट करते, बहुत पौराणिक प्रथा है, तो वो यही प्रथाएं हैं जो आपको दिख रहा है। लेकिन समय के साथ इसमें हुआ क्या कि थोड़ी सी इसमें विकृति आ गई, और क्या हुआ कि परिवार के लोग ही ख़ास तौर से गुज्जरों में ये देखा जाता है, परिवार के लोग ही अपने बेटियों को बेचने लग गए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अपने घर की महिलाओं को बेचने लग गए पैसे के लिए, और उनको सेल करके वो पैसा ले लेते हैं और अनुबंधों पर साइन कर देते कि हाँ ये बिक गई है, अभी उसी के साथ में रहेगी। उसी के तहत में एक केस सामने आया जिसमें एक हुआ क्या था कि एक बाप ने, शराबी आदमी ने अपने बेटी को बेचा, और बेचने के पश्चात से कुछ डील हुआ पैसों को लेकर। जो पैसों को लेकर दूल्हे ने डील किया था उस बच्ची को लेकर, वो पूरा पैसा वो नहीं दे पाया,
तो उसके पश्चात से बाप गया और अपनी बेटी को वापस ले आया और दूसरे आदमी के साथ बेचने की कोशिश की उसको, लेकिन वो लड़की भाग के पहले वाले के पास आ गई। केस जो है वही समझाता। उसके पश्चात हम लोग न्यूज़ पर आएंगे। उसके बाप ने फिर उसको बुलाया और पुलिस के पास ले गया, झूठा केस दर्ज किया। थोड़े दिनों बाद ये लड़की मरी पड़ी मिली थी। इसी को लेकर जब जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि उसका बाप जो था वही ख़राब था, वही बार बार सेल कर रहा था अलग अलग जगहों लोगों को, अपनी बेटी को पैसे के लिए सेल कर रहा था। इसको कहा जाता नाता प्रथा। प्रथा क्या थे वो मैंने आपको समझाया कि विवाहित पुरुष या महिला अपनी इच्छा से, सहमति से किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ में जाकर रहते हैं। राजस्थान के गुज्जरों में ये चीज़ फेमस है, गुज्जरों में, और कम है, बहुत कम है, सभी जगहों पर नहीं होता है। बहुत पिछड़े हुए बांसवाड़ा का इलाका है राजस्थान का, अलग अलग जो पिछड़े हुए राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब NHRC ने बोला है कि ये चीज़ गलत है और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने जवाब मांगा है कि आप इस पर हमें जवाब दीजिए। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा नाता प्रथा जो है ये किस राज्य से संबंधित है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए चीज़ों पर है और उनको सेल किया जाता है, उनको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। एक पुरुषवादी समाज की भी एक खासियत है। ये प्रथा क्या था और प्रथा क्या बन गई है, ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें। अब NHRC के बारे में थोड़ा समझेंगे और नाता प्रथा के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि क्या होता है ये। और बाल मैरिज जो है, बाल जो विवाह होता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा केस राजस्थान में देखे जाते हैं। सेल करने के भी केस देखे जाते हैं। जनजातीय इलाकों में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर भी सेल किए जाते हैं। जो गरीब पिछड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पर भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। चलिए देखते हैं NHRC के बारे में थोड़ा समझते। बाकी ये नाता प्रथा तो इतना ही था, इसमें अब क्या डिटेल है मैं समझाऊँ आपको। इसके बारे में तो बता ही दिया कि क्या ये प्रथा है। चलते हैं NHRC के बारे में देखिए थोड़ा सा, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। NHRC के बारे में सवाल UPSC में, BPSC में पूछा जाता है। सीधा सीधा PT में पूछा जा सकता है कि भाई क्या है ये, स्टेटमेंट बना सकते हैं उसके अधिकार, उसके कार्य क्षेत्र, उसकी नियुक्ति, उसका कार्य क्या है, वेतन भत्ता, परिलब्धि, हटाने का प्रावधान, इन सभी चीज़ों के माध्यम से इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि UNHRC ने भारत के NHRC को मान्यता नहीं दी है क्योंकि भारत के NHRC पर आरोप लगा है कि पुलिस की सहायता से जांच पड़ताल करते हैं और इनका जांच पड़ताल जो है वो 100% जो है वो आपका साफ़ सुथरा नहीं होता है। इसलिए भारत के NHRC को UNHRC ने मान्यता नहीं दी है इस बार। ज़रा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए NHRC क्या है, ये देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये गैर संवैधानिक बॉडी है। यानी इसे भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत व अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालय द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा को, अधिकार को सुरक्षित करने का काम इसको दिया गया है और ये देखरेख करती है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA 1993 के प्रावधान के तहत 12 अक्टूबर 93 को किया गया था। PHRA अधिनियम को, ये जो अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया था। इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था जिसे मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए अपनाया गया था। संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा कृपा करके कितने लोग होते हैं। एक हो गए इसके अध्यक्ष महोदय, 5 जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 7 मानद सदस्य होते हैं। 7 मानद सदस्यों में इसके सदस्यों में महिलाओं का होना आवश्यक है, SC ST कम्युनिटी से होना ज़रूरी है, माइनॉरिटी से होना ज़रूरी है, नहीं तो यही सब चीज़ें इसमें नहीं थी, इसके सदस्यों में विविधता नहीं थी, इसीलिए UNHRC ने हमें मान्यता रद्द कर दी है इसकी। अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। ये संशोधन 2019 ईस्वी में किया गया है कि UNHRC के पहले अध्यक्ष केवल और केवल CJI ही होते थे। तो अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश CJI या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कोई अन्य भी हो तो भी हो सकता है। ये संशोधन किया गया, इस संशोधन को कृपया करके ध्यान में रखें। नियुक्ति और कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति के सिफारिश के आधार पर की जाती है। अब इस समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, आपको पता चल गया कि विपक्ष के नेता के महत्व क्या है, कुछ देर पहले ही मैंने बताया, और केंद्रीय गृह मंत्री। ये 6 लोग मिलकर
डिसाइड करते हैं, वोटिंग करेंगे कि भाई किसको स्थापित करना है, किसको नहीं रखना है। अध्यक्ष व सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर बने रह सकते हैं। तो NHRC ऐसे याद रखना है, इसके टाइम पीरियड को कैसे याद रखना है, 370, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इस प्रकार से। यूपीएससी का कैसा होता है, 365, 3 वर्ष या 65 वर्ष, इसी प्रकार से होता है, या 565 होता है। देख लीजिएगा, इसको याद करके जाइएगा। ये कार्यकाल कई बार छोटे छोटे पॉइंट में PCS में पूछे जा सकते हैं। इस आयोग के पास न्यायिक कार्रवाई करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने का भी अधिकार है इसको। मामला घटित होने के 1 वर्ष के भीतर मामले की जांच करने का अधिकार भी है। मामला घटित होने के 1 वर्ष के भीतर ही ये केवल जांच कर सकती है। अगर ज़्यादा पुराना मामला है तो ये जांच पड़ताल नहीं कर सकती, 1 वर्ष से पुराना मामला है तो। इसके कार्य की प्रकृति मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है, अनुशंसा करती है सरकार को कि कार्रवाई कीजिए। अभी जैसे इसने राजस्थान गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांग लिया, तब राजस्थान की सरकार इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करेगी जहाँ पर बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को सेल ना किया जाए। ओके, तो ये था ये न्यूज। अगला देखिए, एक छोटा सा PT फैक्ट है आपका। WHO ने कन्फर्म वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन बर्ड फ्लू डेथ इन मैक्सिको। मैक्सिको में WHO ने कन्फर्म किया है कि पहली बार बर्ड फ्लू के कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो मैक्सिको में हुई है। तो सवाल PT में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाल ही में बर्ड फ्लू से मरने वाले पहले व्यक्ति किस देश से बिलोंग करते थे। WHO ने वेरीफाई किया है, तो ये 59 वर्ष के व्यक्ति मैक्सिको से थे। बर्ड फ्लू से सामान्य तौर पर इंसानों की मौत नहीं होती थी अभी तक के हिसाब से, लेकिन पहली बार देखा गया कि बर्ड फ्लू के कारण से किसी व्यक्ति की मौत हुई है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। H5N1 होता है, H5N1 वायरस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।